शिक्षा दर्पण अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर बात करने वाले हैं। हमारे पास 1956 से 1972 के बीच राजस्थान के राज्यपालों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और इनके जरिए हम उस दौर की राजनीति को और संवैधानिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ तारीखें या नाम रट लें, बल्कि ये समझना है कि वो जो बदलाव था, मतलब राजप्रमुख की रियासती व्यवस्था से राज्यपाल के इस लोकतांत्रिक पद तक का सफर, वो आखिर था कैसा। सही। और ये भी देखेंगे कि जो शुरुआती राज्यपाल थे, उन्होंने इस पद की नींव कैसे रखी और उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से राजस्थान की, हम कह सकते हैं, आधुनिक संवैधानिक यात्रा शुरू हुई। 1956 से पहले राज्य के जो प्रमुख थे वो राज प्रमुख कहलाते थे। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। जी, तो पहली नजर में तो ये एक सीधी सादी प्रशासनिक तब्दीली लगती है कि बस पद का नाम बदल दिया। लेकिन क्या है इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश भी था? अरे, बहुत गहरा संदेश था। देखिए, ये सिर्फ पद का नाम बदलना नहीं था, ये पूरी एक सोच को, एक व्यवस्था को बदलना था। राज प्रमुख शब्द जो है वो राजशाही से जुड़ा है, एक रियासती विरासत से। सही। जबकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था, तो एक आजाद गणराज्य में एक वंशानुगत प्रमुख का होना, ये तो लोकतंत्र के सिद्धांतों के ही खिलाफ था। हाँ, ये बात तो है। तो इस पद को खत्म करके एक संवैधानिक पद बनाना बहुत जरूरी था, जो सीधे भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हो। और यही राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण का वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। और इस बड़े बदलाव के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 1 नवंबर 1956। ये तारीख राजस्थान के लिए दोहरी ऐतिहासिक अहमियत रखती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो इसी दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ, जिसके तहत अजमेर मेरावाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा, इन सब का विलय राजस्थान में हुआ और हमारे राज्य को इसका आज का स्वरूप मिला। अच्छा। और दूसरा, इसी ऐतिहासिक दिन संविधान में 7वां संशोधन करके राज्यों की जो ABC श्रेणी थी उसे खत्म कर दिया गया, जिससे राज्य प्रमुख का पद अपने आप ही खत्म हो गया और उसकी जगह राज्यपाल का संवैधानिक पद बना। तो ये सिर्फ एक पद का नहीं बल्कि एक तरह से नए राजस्थान के जन्म का भी दिन था। एकदम सही। तो जब राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद बना तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि इस कुर्सी पर बैठेगा कौन। ये कोई मामूली नियुक्ति तो थी नहीं, इससे एक संदेश देना था। बिल्कुल। और केंद्र ने चुना सरदार गुरमुख निहाल सिंह को, जिनका प्रोफाइल काफी दिलचस्प है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनकी पृष्ठभूमि ही सब कुछ कहती है। आप सोचिए, एक अनुभवी राजनेता, एक प्रशासक और दिल्ली जैसे इतने महत्वपूर्ण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को चुनना, ये साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार इस नए पद को कितनी गंभीरता से ले रही थी। वो किसी राज परिवार से नहीं थे, बल्कि एक अकादमिक और राजनेता थे। उनका चयन अपने आप में एक ऐलान था कि राजस्थान में सामंती युग अब पूरी तरह खत्म हो गया है और अब शासन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ही चलेगा। तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक चला और उनके दौर को स्थिरता का दौर कहा जाता है। उन्होंने राजभवन की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया। लेकिन यहाँ एक रिकॉर्ड भी जुड़ा है। उनका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा का था। हाँ। जो आज तक राजस्थान में किसी भी राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो सिर्फ रिकॉर्ड की लंबाई नहीं है। सोचिए, एक नई व्यवस्था में जब सब कुछ अभी तय ही हो रहा था, तब 5 साल से ज्यादा की स्थिरता मिलना कितना जरूरी था। सही बात है। इस दौर ने राजभवन को राजनीतिक खींचतान से दूर रखा और एक निष्पक्ष संस्था के रूप में अपनी जड़ें जमाने का मौका दिया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के साथ भी उनके संबंध काफी अच्छे थे और चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई बड़ा टकराव भी नहीं हुआ। तो मतलब ये वो मजबूत नींव थी जिसकी परीक्षा आगे चलकर होने वाली थी। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ पद नहीं संभाला, बल्कि उस पद के लिए परंपराएं स्थापित की। एक शांत और रचनात्मक दौर। लेकिन राजनीति हमेशा शांत कहाँ रहती है। सही बात है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। अगले राज्यपाल बने डॉक्टर संपूर्णानंद, जो 1962 से 1967 तक इस पद पर रहे। वो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे।
फिर भी उनके दौर को चुनौतीपूर्ण और उथल-पुथल वाला क्यों कहा जाता है? देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद के समय तक राजस्थान की और देश की राजनीति दोनों बदलने लगी थी। कांग्रेस का जो एकछत्र राज था वो अब कमजोर पड़ रहा था और विपक्ष मजबूत हो रहा था। अच्छा, विवेकाधीन शक्तियों की। विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रेशनरी पावर्स, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो शक्तियां जहां संविधान राज्यपाल को खुद अपने विवेक से फैसला लेने की छूट देता है, खासकर तब जब चुनाव के नतीजे साफ ना हो। जैसे कि मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए, विधानसभा कब भंग की जाए, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी किताब में नहीं लिखा होता। यहीं पर राज्यपाल का विवेक, उनकी समझ और उनकी निष्पक्षता की परीक्षा होती है। और 1967 के चुनाव ने डॉक्टर संपूर्णानंद को इसी परीक्षा के बीचों बीच खड़ा कर दिया। और यही हमें उस घटना पर लाता है जो राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है, 1967 का पहला राष्ट्रपति शासन। ऐसा क्या हुआ था उन चुनावों में? तो हुआ ये कि 1967 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली को जन्म दिया। मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला? किसी को भी नहीं। किसी भी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो जरूरी बहुमत चाहिए था वो नहीं मिला। कांग्रेस 184 में से 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा था 93 उससे दूर थी। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक संयुक्त दल बना लिया और दावा किया कि उनके पास 93 विधायकों का समर्थन है। तो अब गेंद पूरी तरह से राज्यपाल के पाले में थी। एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी और दूसरी तरफ बहुमत का दावा करता हुआ गठबंधन। ये तो बहुत ही मुश्किल फैसला रहा होगा। बहुत ज्यादा। डॉक्टर संपूर्णानंद ने सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दिया। उनका तर्क ये था कि ये एक स्थापित परंपरा है। लेकिन विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनका कहना था कि जब हमारे पास बहुमत का साफ आंकड़ा है तो हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। इस फैसले के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। बिल्कुल। और इसी संकट का नतीजा था राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल। ये अनुच्छेद सुनने में तो एक कानूनी शब्द लगता है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 356 आप समझिए कि एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है जो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अगर केंद्र को राज्यपाल की रिपोर्ट से ये लगता है कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, जैसे कि सरकार बनाने के लिए किसी के पास बहुमत ही ना हो, तो वो इस ब्रेक को खींच सकती है। और तब क्या होता है? तब चुनी हुई सरकार और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है और सारी की सारी ताकत सीधे राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। 13 मार्च 1967 को यही हुआ। पहली बार राजस्थान की जनता ने देखा कि कैसे एक संवैधानिक प्रमुख रातों रात राज्य का वास्तविक शासक बन सकता है। तो ये संकट 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक चला। इस मुश्किल दौर के बाद एक ऐसे नए राज्यपाल की जरूरत थी जो इस उलझी हुई स्थिति को संभाल सके, और तब आए सरदार हुकुम सिंह। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो राज्यपाल बनने से ठीक पहले लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर थे। और उनका यही अनुभव उस समय इस पद के लिए सबसे कीमती चीज थी। एक पूर्व स्पीकर होने का मतलब है कि आप संविधान के, संसदीय परंपराओं के और विधायी प्रक्रियाओं के ज्ञाता हैं। आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन चलाने का अनुभव रखते हैं। 1967 के संकट के बाद माहौल में एक अविश्वास था। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो नियमों पर चले, न कि किसी राजनीतिक दबाव में। सही। उनकी निष्पक्ष छवि ने ही सभी पक्षों को भरोसा दिलाया। सरदार हुकुम सिंह का लोकसभा स्पीकर का अनुभव यहाँ काम तो आया होगा, लेकिन क्या ये अनुभव एक चुनौती भी बन सकता था? मतलब एक स्पीकर तो नियमों से बंधा होता है, जबकि एक राज्यपाल को कई बार राजनीतिक सूझबूझ से भी काम लेना पड़ता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और दरअसल यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित हुई। उन्होंने आते ही स्थिति का जायजा लिया, सभी पक्षों से बात की और ये सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द खत्म हो और एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो सके। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया और मोहनलाल सुखाड़िया ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरदार हुकुम सिंह ने यह साबित कर दिया कि कैसे एक अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्ति एक बड़े संवैधानिक संकट को सुलझा सकता है। और उन्होंने सिर्फ संकट खत्म नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने 1972 तक अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और राज्य में स्थिरता भी वापस लाए। तो अगर हम इस पूरे 16 साल के दौर को देखें, 1956 से 1972 तक, तो हमें 3
अलग अलग तरह के राज्यपाल और 3 अलग अलग चरण नजर आते हैं। बिल्कुल। पहला चरण था सरदार गुरमुख निहाल सिंह का, जो था स्थापना और स्थिरता का दौर। उन्होंने नींव रखी। दूसरा चरण आया डॉक्टर संपूर्णानंद का, जो विद्वता और संकट का दौर था। उनके समय में पद की शक्तियों का पहली बार परीक्षण हुआ। और फिर तीसरा चरण था सरदार हुकम सिंह का, जो अनुभव और समाधान का दौर था। उन्होंने अपने अनुभव से उस संकट को हल किया। इस दौर ने भविष्य की राजनीति के लिए कौन सी बड़ी संवैधानिक चुनौतियां सामने रखीं? 3 चुनौतियां जो उस समय उभरी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अच्छा। पहली, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल का विवेक। उसे किसे बुलाना चाहिए, सबसे बड़े दल को या चुनाव के बाद बने गठबंधन को? ये सवाल तो आज भी उठता है। हमेशा। दूसरी, दल बदल की समस्या। विधायक एक पार्टी से चुनाव जीतकर दूसरी में चले जाते थे, जिससे सरकारें अस्थिर होती थीं और राज्यपाल के लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता था। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती, केंद्र का हस्तक्षेप। 1967 की घटना के बाद ये बहस तेज हो गई कि क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करता है, और ये बहस आज तक भारतीय राजनीति का एक केंद्रीय विषय बनी हुई है। तो आज हमने देखा कि कैसे राजस्थान में राजशाही के प्रतीक राज प्रमुख से लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रहरी राज्यपाल तक का सफर तय हुआ। हमने स्थिरता के एक लंबे दौर से लेकर पहले बड़े संवैधानिक संकट और फिर उसके समाधान तक की पूरी यात्रा को समझा। इन शुरुआती 16 वर्षों ने राज्यपाल के पद के लिए कई मिसालें कायम की। इसने ये तय किया कि राज्यपाल सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इन घटनाओं ने भारत के संघीय ढांचे में होने वाली बहसों की एक तरह से नींव रखी। और अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। 1967 की घटना ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के महत्व और उससे जुड़े विवाद दोनों को उजागर किया। तो विचार करें, क्या राज्यपाल को पूरी तरह से एक नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए जो केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे, या संकट के समय उसे अपनी विवेक शक्ति का खुलकर उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए? इस सवाल का सही संतुलन आज भी भारतीय राजनीति की एक बड़ी पहेली है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। राजस्थान के राज्यपालों के इतिहास के अगले अध्याय के लिए शिक्षा दर्पण अकादमी से जुड़े रहें। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। राजस्थान के राज्यपालों के इतिहास पर हमारी श्रृंखला के दूसरे भाग में आज हम उस दौर की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जब राजभवन सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1972 से 1998 के दौर की। ये वो समय था जब केंद्र और राज्यों के रिश्ते कह सकते हैं बहुत नाजुक थे, और इसका सीधा असर राज्यपाल के पद पर पड़ रहा था। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे पास शिक्षा दर्पण अकादमी के गहन शोध से निकली जानकारी है, जो हमें इस तूफानी दौर के हर एक मोड़ को समझने में मदद करेगी। हाँ, तो ये जो 1972 से 1998 का कालखंड है, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये केंद्र राज्य संबंधों के तनाव की कहानी है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि कैसे इस दौर ने राज्यपाल के पद को एक रस्मी कुर्सी से उठाकर सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया, और सबसे बड़ा सवाल, इस दौर में ऐसा क्या हुआ जिसने राजस्थान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं पर अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का जिक्र बार बार आएगा। सोचिए, ये अनुच्छेद संविधान में एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है, जिसे तभी खींचना चाहिए जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे इस ब्रेक का इस्तेमाल तब भी किया गया जब सिर्फ केंद्र में ड्राइवर बदल गया और उसे राज्य का ड्राइवर पसंद नहीं आया। वाह, ये तो एक जबरदस्त शुरुआत है। तो फिर इस राजनीतिक अस्थिरता की कहानी का पहला पन्ना कहाँ से खुलता है? इस नई हकीकत का पहला बड़ा चेहरा कौन था? इसकी शुरुआत होती है सरदार जोगेंद्र सिंह से, जो 1972 में राज्यपाल बने। उनके आने तक एक परंपरा थी कि राज्यपाल अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करते थे, लेकिन 1977 में उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। और ऐसा करने वाले वो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने? हाँ, पहले राज्यपाल। एक इस्तीफा, ये सुनने में तो एक सामान्य सी घटना लगती है। इसमें इतना खास क्या था? ये सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं था, ये एक नई और कह सकते हैं एक अस्थिर परंपरा की शुरुआत थी। इस एक घटना ने यह संदेश दे दिया कि अब राज्यपाल का कार्यकाल संविधान में लिखे 5 साल पर नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा। एकदम सही। पद की स्थिरता पर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। यानी संविधान निर्माताओं ने
जिस सेतु की कल्पना की थी वो अब केंद्र के लिए एक हथियार बनता जा रहा था। और उनके इस्तीफे के बाद तो हालात और भी बिगड़ गए होंगे। बिल्कुल। उनके जाते ही राज्य एक संवैधानिक संकट में फंस गया। तब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वेदपाल त्यागी को कार्यवाहक राज्यपाल मतलब एक्टिंग गवर्नर बनाया गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उनके बहुत छोटे से कार्यकाल में ही वो हो गया जिसका डर था। राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और इसका कारण क्या बताया गया? क्या राज्य में कानून व्यवस्था मतलब वो खत्म हो गई थी? नहीं, कारण था शुद्ध राजनीति। 1977 में देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए। केंद्र में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। अच्छा। नई केंद्र सरकार का तर्क था कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस हार गई है, इसलिए राज्य की हरिदेव जोशी सरकार ने भी जनता का विश्वास खो दिया है। इसी आधार पर विधानसभा को भंग कर दिया गया। एक मिनट, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाकर राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया? ये तो अनुच्छेद 356 के इमरजेंसी ब्रेक का खुला दुरुपयोग लगता है। यही उस समय की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस थी। प्रशासनिक विफलता की जगह राजनीतिक जनादेश को आधार बनाया गया। और नतीजा? इसके बाद हुए चुनावों में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में राज्य में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस एक घटना ने राजस्थान की राजनीति की दिशा ही बदल दी। हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़ था ये। तो इतनी राजनीतिक उठापटक के बाद एक गैर कांग्रेसी सरकार आ गई। अब राज्यपाल कौन बना? क्या कोई तगड़ा राजनीतिक व्यक्ति? नहीं, और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब राजभवन में आए रघुकुल तिलक। ये कोई मंझे हुए राजनेता नहीं, बल्कि एक जाने माने शिक्षाविद और गांधीवादी विचारक थे। राज्यपाल बनने से पहले वो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे। एक शिक्षाविद को राज्यपाल बनाना, ये तो एक बहुत ही अनोखा फैसला लगता है। क्या इसके पीछे सोच ये थी कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति शांति लाएगा? बिल्कुल, सोच शायद यही थी कि एक बौद्धिक और निष्पक्ष व्यक्ति केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाएगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा शांति की उम्मीद थी, उसी के समय सबसे बड़ा संवैधानिक तूफान खड़ा हो गया। वो कैसे? 1980s में केंद्र में फिर सत्ता बदल गई। जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ गई। और आते ही उन्होंने वही किया जो 1977 में जनता पार्टी ने किया था। भैरव सिंह शेखावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। हाँ, लेकिन इसमें राज्यपाल रघुकुल तिलक की क्या भूमिका थी? असली कहानी तो अब शुरू होती है। सरकार बर्खास्त करने के एक साल बाद 1981 में केंद्र सरकार ने राज्यपाल रघुकुल तिलक को ही पद से बर्खास्त कर दिया। उन्हें डिसमिस कर दिया गया? हाँ, भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व घटना थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या असर हुआ? ये घटना सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और सोचिए, सवाल कितना बड़ा था। क्या राज्यपाल केंद्र सरकार का एक कर्मचारी है जिसे जब चाहे नौकरी से निकाल दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने रघुकुल तिलक बनाम भारत संघ मामले में एक लाइन में इसका जवाब दिया, और वो लाइन आज भी भारत की राजनीति में गूंजती है। उन्होंने कहा, राज्यपाल केंद्र का कर्मचारी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। इस एक फैसले ने राज्यपाल के पद को केंद्र की राजनीति का मोहरा बनने से तो बचा लिया, कम से कम कागज पर तो जरूर। हाँ, कागज पर तो बिल्कुल। एक ब्रेक की जरूरत थी। अगले राज्यपाल बनकर आए एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख थे। हाँ, और उनकी सैन्य पृष्ठभूमि का असर उनके काम में भी दिखा। उन्होंने राजभवन की कार्यप्रणाली में अनुशासन लाया और उनके समय में राज्य की राजनीति में भी कुछ ठहराव आया। लेकिन ये ठहराव ज्यादा दिन टिका नहीं, जैसा कि इस दौर का मिजाज रहा है। बिल्कुल नहीं। 1985 से 1991 के बीच सिर्फ 6 सालों में 3 राज्यपाल आए और गए। पहले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता वसंतराव पाटिल, जो कार्यकाल पूरा किए बिना चले गए। फिर सुखदेव प्रसाद और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय आए। ये जो छोटे छोटे कार्यकाल और बार बार बदलते चेहरे थे, ये असल में 90 के दशक में आने वाले एक और बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। एकदम सही पकड़ा। ये एक तरह से तूफान से पहले की शांति थी। और वो तूफान 1992 में आया। इस बार क्या हुआ? 1992 में राज्यपाल बनकर आए डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मतलब एक बेहद अनुभवी और मजबूत राजनेता। और उनके आते ही राजस्थान पर चौथा और अब तक का आखिरी राष्ट्रपति शासन लगा। एक और राष्ट्रपति शासन। आखिर इस बार ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक चुनी हुई सरकार को सस्पेंड करना पड़ा, और ये कितने समय तक चला? ये कोई छोटा मोटा शासन नहीं था। ये 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक
लगभग पूरे 1 साल तक चला। 1 साल? हाँ, ये राजस्थान के इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इसका तात्कालिक कारण था 6 दिसंबर 1992 की अयोध्या घटना, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। तो इस राष्ट्रीय घटना का असर राजस्थान पर कैसे पड़ा? उस समय राजस्थान समेत कुछ और राज्यों में भाजपा की सरकारें थीं और भैरव सिंह शेखावत फिर से मुख्यमंत्री थे। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तर्क दिया कि ये राज्य सरकारें सांप्रदायिक तनाव को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही हैं। और इसी आधार पर इन सभी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। हाँ, और पूरे 1 साल तक राजस्थान की कमान यानी लोकतांत्रिक सरकार की सारी शक्तियां राज्यपाल चेन्ना रेड्डी के हाथों में थीं। 1 साल तक राज्यपाल का शासन। इसका राजस्थान की राजनीति पर क्या दूरगामी असर हुआ होगा? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसके बाद जब चुनाव हुए तो राजस्थान में द्विदलीय व्यवस्था यानी 2 पार्टी सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी हो गई। मतलब राजनीति मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा इन 2 ध्रुवों के बीच सिमट कर रह गई। छोटे दलों के लिए जगह लगभग खत्म हो गई। बिल्कुल। तो लगभग 1 साल के इस लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद जब लोकतंत्र की बहाली हुई तो जाहिर है कि प्राथमिकता स्थिरता लाने की होगी। तो क्या अगला कदम उसी दिशा में था? हाँ, बिल्कुल। अब जरूरत एक ऐसे व्यक्ति की थी जो व्यवस्था पर मरहम लगा सके, और इस भूमिका के लिए आए बालीराम भगत। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर रह चुके थे। उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और लोकतंत्र की आत्मा की गहरी समझ थी। हाँ। तो क्या उनके अनुभव ने मदद की? बहुत मदद की। 1993 के चुनावों के बाद जब नई सरकार बनी तो उन्होंने एक निष्पक्ष अभिभावक की भूमिका निभाई। उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल जो 1998 तक चला, इस तूफानी दौर के बाद शांति और सामान्य स्थिति की वापसी का प्रतीक है। उन्होंने सही मायनों में केंद्र और राज्य के बीच उस सेतु का काम किया जो पिछले 2 दशकों में लगभग टूट चुका था। एकदम सही कहा। तो आखिरकार इस दौर में स्थिरता आई, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये दौर अप्रत्याशित घटनाओं से भरा था। तो क्या इसका अंत शांतिपूर्ण रहा? नहीं, और जब ये दौर खत्म होने को आया तो उसका अंत एक बहुत ही दुखद और मार्मिक मोड़ पर हुआ। बालीराम भगत के बाद 1998 में राज्यपाल बने दरबारा सिंह, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके साथ क्या हुआ? वो पद संभालने के कुछ ही दिन बाद सिर्फ 24 दिनों के अंदर उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। वो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उनका 24 दिन का कार्यकाल आज भी राजस्थान के इतिहास में किसी भी पूर्णकालिक राज्यपाल का सबसे छोटा कार्यकाल है। कारण बताया गया भीषण गर्मी और लू लगना। ये तो वाकई बहुत दुखद है। हम अक्सर इन पदों को सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये घटना याद दिलाती है कि इन बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर भी आखिर में इंसान ही बैठते हैं। बिल्कुल, और ये इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर का एक बहुत ही मार्मिक अंत था। तो अब जब हम इस पूरे 26 साल के दौर को देखते हैं, जोगिंदर सिंह के इस्तीफे से लेकर दरबारा सिंह के दुखद निधन तक, तो इसका सार क्या निकलता है? इस राजनीतिक प्रयोगशाला से राजस्थान ने क्या सीखा? इस प्रयोगशाला से एक बात साफ हो गई कि राज्यपाल का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। मतलब वो सिर्फ केंद्र से आए कागजों पर आंख बंद करके मोहर लगाने के लिए नहीं बैठे हैं। चेन्ना रेड्डी के 1 साल के शासन में दिखा राजभवन ही असल सरकार बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या यह कहना सही होगा कि इस दौर के कड़वे अनुभवों ने ही आने वाली सदी के लिए एक ज्यादा स्थिर राजनीतिक माहौल की नींव रखी? हाँ, काफी हद तक। दरबारा सिंह के निधन के बाद जब राजस्थान ने 21वीं सदी में प्रवेश किया तो हमें अपेक्षाकृत ज्यादा राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है। शायद सभी दलों और राजनेताओं ने सीख लिया था कि निरंतर टकराव और संवैधानिक संकट राज्य के हित में नहीं है। इस दौर के झटकों ने भविष्य की राजनीति को मजबूत बनाया, कह सकते हैं। इनमें राज्यपाल के पद के लिए कितना चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी था। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका एक तीसरा भाग भी है जो 21वीं सदी के राज्यपालों पर केंद्रित होगा, जिस पर हम भविष्य में जरूर चर्चा करेंगे। और जाते जाते एक अंतिम विचार। इस पूरी चर्चा से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या राज्यपाल का पद, जैसा कि इन घटनाओं में देखा गया, वास्तव में केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु का काम करता है, या ये अक्सर राजनीतिक खींचतान का एक अखाड़ा बन जाता है? इस दौर के अनुभव आज के समय में इस पद की भूमिका के बारे में हमें क्या सिखाते हैं, ये सोचने वाली बात है। राजस्थान के राज्यपालों पर जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसके तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 भागों में हमने आज़ादी से लेकर 90 के दशक के अंत तक का सफर देखा।
लेकिन आज हम 1998 से 2014 के बीच के उस दौर की कहानी में उतर रहे हैं, जो मतलब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी है स्थिरता और अस्थिरता के बीच लगातार झूलते राजस्थान की। हाँ, इसमें एक तरफ तो महिला शक्ति का एक ऐतिहासिक उदय है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते दिए गए इस्तीफे भी हैं। और सबसे ज्यादा आप कह सकती हैं चौंकाने वाली बात यह है कि एक के बाद एक ऐसी दुखद घटनाएं हुई जिन्होंने प्रदेश के संवैधानिक तंत्र को बार बार परखा। तो चलिए राजस्थान के राजभवन की इस लगभग 15 साल की उथल-पुथल भरी कहानी के पन्ने पलटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन घटनाओं के पीछे के असली मायने क्या थे। शुरुआत करते हैं उस दौर से जहां अस्थिरता ने शायद पहली बार दस्तक दी थी। हाँ, साल 2003 के आसपास की बात है ये। हम निर्मल चंद्र जैन के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। अच्छा। उनका जो टाइम था वो बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनका अंत प्रदेश के लिए एक संवैधानिक चुनौती लेकर आया। आप उनके पद पर रहते हुए निधन की बात कर रही हैं? जी, और जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं आकस्मिक रिक्ति या कैजुअल वैकेंसी, हाँ, तो ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। इसका मतलब समझिए, राजभवन में अचानक से लीडरशिप का एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो गया। वो सारे बिल जो कानून बनने के लिए राज्यपाल के दस्तखत का इंतजार कर रहे थे, वो सब अटक गए। राज्य की सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, चाहे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों या कोई और संवैधानिक पद, सब रुक गईं। मतलब एक तरह से पूरा प्रशासनिक ठहराव आ जाता है जब तक कि तुरंत कोई नई व्यवस्था न की जाए। बिल्कुल, ये एक इमरजेंसी जैसी स्थिति होती है जिसके लिए आपको फौरन कोई कार्यवाहक राज्यपाल चाहिए होता है। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही साल 2004 में मदन लाल खुराना राज्यपाल बने, लेकिन उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। लेकिन यहाँ वजह बिल्कुल अलग थी, है ना? कोई दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक फैसला था। हाँ, और यही इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? वजह थी उनकी दिल्ली की सक्रिय राजनीति में वापस लौटने की इच्छा। ये दिखाता है कि कैसे राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी राज्य की स्थिरता पर सीधा असर डाल सकती हैं। सही बात है। तो देखिए, एक तरफ निधन से पैदा हुआ शून्य था, तो दूसरी तरफ राजनीतिक इच्छा से। लेकिन नतीजा एक ही था, राजभवन एक बार फिर खाली। तो खुराना का इस्तीफा एक तरह का राजनीतिक भूचाल था, जिसने राजभवन में खालीपन छोड़ दिया। लेकिन इस खालीपन को भरने के लिए जो शख्सियत आईं, उन्होंने तो वाकई इतिहास ही रच दिया। आप श्रीमती प्रतिभा पाटिल की बात कर रहे हैं, और उनका राज्यपाल बनना सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं था, ये अपने आप में बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश था। इसको थोड़ा और समझाइए, राजस्थान के संदर्भ में ये इतना बड़ा क्यों माना गया? आप सोचिए, वो राजस्थान जहाँ की राजनीति में हमेशा से पुरुषों का दबदबा रहा है, जहाँ का एक सामंती इतिहास रहा है, वहाँ राजभवन की कमान यानी प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का पद एक महिला को सौंपना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। मुझे याद है उस समय के अखबारों में इस पर खूब चर्चा हुई थी। अच्छा। कुछ लोगों ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया, तो कुछ दबी जुबान में सवाल भी कर रहे थे। क्या इसे आसानी से स्वीकार कर लिया गया था? मोटे तौर पर हाँ, क्योंकि वो एक अनुभवी राजनेता थीं। लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। उन्होंने राजभवन की गरिमा को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला भी इस पद को उतनी ही मजबूती और कुशलता से संभाल सकती है। मुझे लगता है उनके कार्यकाल ने सिर्फ राजभवन का ही नहीं, बल्कि प्रदेश की हजारों लड़कियों का नजरिया बदला होगा कि वो भी सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकती हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जी, और ये मोड़ भी ऐतिहासिक था। उन्होंने 2007 में इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, और वो चुनाव जीतकर देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। राजस्थान के राजभवन से सीधे राष्ट्रपति भवन तक का सफर। बिल्कुल, ये एक असाधारण उपलब्धि थी। ये दिलचस्प तो है, लेकिन क्या इससे राज्यपाल के पद की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठता? मेरा मतलब है, जब एक राज्यपाल जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है, तो क्या उस पर यह आरोप नहीं लग सकता कि उसका कार्यकाल केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए था, ताकि भविष्य में कोई बड़ा पद मिल सके? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। संवैधानिक विशेषज्ञ इस पर हमेशा बहस करते हैं। हाँ। राज्यपाल का पद निष्पक्ष और गैर राजनीतिक माना जाता है,
लेकिन जब कोई राज्यपाल इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में लौटता है या किसी बड़े राजनीतिक पद पर जाता है तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या वो अपने कार्यकाल के दौरान पूरी तरह निष्पक्ष थे। बिल्कुल। प्रतिभा पाटिल के मामले में ये सवाल और बड़ा हो गया क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद पर जा रही थीं। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति भवन जाने के बाद राजस्थान के राजभवन में क्या हुआ? क्या स्थिरता लौटी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि अस्थिरता का एक और भी ज्यादा दुखद दौर वापस आया। 2007 में राज्यपाल बने एसके सिंह, यानी शैलेंद्र कुमार सिंह। इनका बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत था, एक मंजेबे राजनयिक, पूर्व विदेश सचिव। बिल्कुल। एसके सिंह सिर्फ एक राज्यपाल नहीं थे, वे भारत के सबसे तेज तर्रार राजनीतिकों में से एक माने जाते थे। अच्छा। कहा जाता है कि जब वे विदेश सचिव थे तो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर के नेता उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। जब ऐसा अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति राजभवन आता है तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि वो राज्य को एक नई दिशा देंगे। जी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से यही हुआ। उनका भी पद पर रहते हुए 2009 में निधन हो गया। ओह, वे निर्मल चंद्र जैन के बाद दूसरे और अगर दरबारा सिंह को भी गिने तो तीसरे ऐसे राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल मौत की वजह से अधूरा रह गया। और ये सिलसिला यही नहीं थमा? नहीं, इसके बाद आई श्रीमती प्रभा राव, जो प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। वो 2010 में हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित होकर राजस्थान आई। प्रदेश को अपनी दूसरी महिला राज्यपाल मिली, लेकिन दुख की बात यह है कि वे भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। उनका भी? हाँ, पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया। वो राजस्थान की चौथी ऐसी गवर्नर थीं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। एक मिनट, मतलब कुछ ही सालों के भीतर 4 राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनमें से 3 का तो निधन ही हो गया। ये तो बहुत ही अजीब और दुखद पैटर्न है। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये किसी भी राज्य के लिए एक संवैधानिक भूकंप जैसा है। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, एसके सिंह और फिर प्रभा राव। ये एक पैटर्न है। एक दशक के भीतर 4 राज्यपालों का पद पर रहते हुए निधन होना दिखाता है कि राजभवन पर किस तरह का दबाव था और संवैधानिक व्यवस्था को कितनी बार इम्तिहान से गुजरना पड़ा। तो जब ऐसी स्थिति बार बार बन रही थी तो संवैधानिक व्यवस्था काम कैसे करती है? मान लीजिए आज राज्यपाल का पद अचानक खाली हो जाए, क्या होगा? देखिए, संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थितियों के बारे में सोचा था। हमारे संविधान का आर्टिकल 160 राष्ट्रपति को एक तरह की इमरजेंसी पावर देता है। ये कहता है कि अगर कोई ऐसी अचानक जरूरत आ पड़े जिसके बारे में संविधान में साफ साफ कुछ नहीं लिखा है तो राष्ट्रपति जो उचित समझे वो व्यवस्था कर सकते हैं। और व्यवहार में इसका क्या मतलब होता है? राष्ट्रपति क्या करते हैं? आमतौर पर 2 रास्ते अपनाए जाते हैं। या तो पड़ोस के किसी राज्य के राज्यपाल को कहा जाता है कि आप कुछ समय के लिए इस राज्य का भी कामकाज संभाल लीजिए, एडिशनल चार्ज जिसे कहते हैं। बिल्कुल, एडिशनल चार्ज। या फिर उस राज्य की हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप संभालिए जब तक कोई नया स्थायी राज्यपाल नहीं आ जाता। और राजस्थान में इस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल इस दौर में बार बार करना पड़ा होगा। बार बार। तो इस लगातार उथल पुथल और दुखद घटनाओं के बाद क्या राजभवन में कभी स्थिरता लौटी? हाँ, आखिरकार लौटी। 2012 में जब प्रदेश को अपनी तीसरी महिला राज्यपाल मिली, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अच्छा, कह सकती हैं। वो कांग्रेस की एक बहुत वरिष्ठ नेता थी और एक अनुभवी प्रशासक भी। बिल्कुल, और उनके अनुभव का फायदा प्रदेश को मिला। 2012 से 2014 तक के अपने कार्यकाल में उन्होंने राज्य को एक स्थिर और मजबूत नेतृत्व दिया। उन्होंने महिला नेतृत्व की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो प्रतिभा पाटिल से शुरू हुई थी, लेकिन प्रभा राव के दुखद निधन के कारण जिस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो अगर हम इन तीनों महिला राज्यपालों की कहानी को एक साथ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनती है। बहुत दिलचस्प। पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल ऐतिहासिक था और जो आगे चलकर राष्ट्रपति बनी। हाँ। दूसरी महिला राज्यपाल प्रभा राव, जिनका कार्यकाल दुखद रूप से उस अस्थिरता के दौर की भेंट चढ़ गया। और फिर तीसरी महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, जिन्होंने उस उथल पुथल के दौर को खत्म किया और स्थिरता वापस लाई। वाह। एक तरह से ये 3 महिलाएं इस पूरे दौर के 3 अलग-अलग अध्यायों का प्रतीक है: उदय, संकट और समाधान। ये वाकई एक बेहतरीन नजरिया है। तो अगर कोई इस पूरी कहानी को, इस 15 साल के तूफानी सफर को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहे
तो वो कौन सी 3-4 बातें होंगी जो इस दौर की असली पहचान है? वो कौन से नाम और घटनाएं हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी? मेरे हिसाब से सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि राजस्थान को अपनी पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल इसी दौर में मिली। सही है। ये एक ऐसी घटना है जिसने इतिहास बनाया। और वो अकेली राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। बिल्कुल, ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जुड़ा है इस्तीफों से। इस दौर में 2 राज्यपालों ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। मदन लाल खुराना ने अपनी राजनीतिक वजहों से और प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। और चौथा और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट है पद पर रहते हुए निधन का वो दुखद क्रम, जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। दरबारा सिंह, जो इस दौर से ठीक पहले थे, फिर निर्मल चंद्र जैन, उनके बाद एस.के. सिंह और फिर प्रभा राव। ये क्रम और ये नाम इस दौर की संवैधानिक चुनौतियों को हमेशा याद दिलाते रहेंगे। तो हमने देखा कि 1998 से 2014 का ये दौर राजस्थान के लिए कितना नाटकीय और घटनापूर्ण रहा। एक तरफ महिला नेतृत्व के ऐतिहासिक पल थे, तो दूसरी तरफ ऐसी संवैधानिक चुनौतियां थी जहां व्यवस्था को बार बार परखा गया। और ये दौर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? अक्सर राज्यपाल की भूमिका को एक औपचारिक या रबर स्टैम्प पद के रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि उनका काम बस भाषण देना और फाइलों पर दस्तखत करना है। हाँ, ये काम धारणा है। लेकिन राजस्थान की ये घटनाएं दिखाती हैं कि संवैधानिक स्थिरता के लिए ये पद कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ये कुर्सी अचानक खाली होती है तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी को एक नई दिशा खोजनी पड़ती है। समापन संगीत शुरू होता है। ये हमें इस पद के लिए चयन प्रक्रिया और उन लोगों पर पड़ने वाले दबावों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। खासकर वो लोग जो सक्रिय राजनीति की उठापटक से निकलकर इस शांत और गरिमापूर्ण संवैधानिक भूमिका में आते हैं। क्या वो वाकई अपनी राजनीति को पीछे छोड़ पाते हैं? एक विचारणीय बिंदु। यह राजस्थान के राज्यपालों पर हमारी श्रृंखला का तीसरा भाग था। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। राजस्थान के राज्यपालों के इतिहास की हमारी यात्रा आज अपने कह सकते हैं अंतिम पड़ाव पर है। पिछली कड़ियों में हमने एक लंबा सफर तय किया है और आज हम कहानी को 2014 से आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे कि हाल के सालों में राजभवन में क्या कुछ बदला है। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, शिक्षा दर्पण अकेडमी के नोट्स हैं। ये नोट्स इस आधुनिक दौर के राज्यपालों और उनसे जुड़े ज़रूरी तथ्यों पर रोशनी डालते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि नोट्स को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इनके पीछे का जो मतलब है उसे समझें। सही कहा। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि 2014 के बाद राज्यपाल की भूमिका कैसे एक सिर्फ औपचारिक पद से ज्यादा सक्रिय हुई। कौन सी बड़ी शख्सियतें इस कुर्सी पर बैठीं और उन्होंने क्या विरासत छोड़ी। चलिए इस दिलचस्प दौर की परतें खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे नोट्स का जो शुरुआती बिंदु है वो है 2014। इसे राजस्थान के संवैधानिक इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है? आखिर ऐसा क्या बदला इस साल? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि यहीं से राज्यपाल की भूमिका को देखने का नजरिया बदलता है। देखिए, 2014 से पहले की स्थिति थोड़ी अलग थी। अक्सर क्या होता था कि राज्यपालों के कार्यकाल बहुत छोटे होते थे, या फिर पड़ोसी राज्यों, खासकर पंजाब या हरियाणा के राज्यपालों को ही राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता था। एडिशनल चार्ज। अच्छा, मतलब एक तरह की अनिश्चितता बनी रहती थी कि कौन है, कब तक है, इसका कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल। लेकिन 2014 में केंद्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ ना, उसके बाद एक नई सोच आई। अब पूर्णकालिक और स्थिर राज्यपालों की नियुक्ति पर जोर दिया जाने लगा। अच्छा। इसी वजह से ये दौर सिर्फ राजनीतिक स्थिरता का ही नहीं, बल्कि संवैधानिक सक्रियता का भी काल कहलाता है। मतलब राज्यपाल अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सक्रिय संस्था बनने की ओर बढ़ रहे थे। और इस नए अध्याय की शुरुआत हुई कल्याण सिंह के साथ। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े और अनुभवी नेता का राजस्थान आना, इसे उस वक्त कैसे देखा गया था? कल्याण सिंह का आना अपने आप में एक बड़ा संदेश था। उन्होंने 4 सितंबर 2014 को शपथ ली और उनके आते ही ये साफ हो गया कि राजभवन में अब एक मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व की मौजूदगी रहेगी। वो सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख नहीं थे, वो एक प्रशासक थे। उनकी कार्यशैली में वो प्रशासनिक पकड़, अनुशासन और कह सकते हैं दो टूक बात करने का अंदाज साफ छलकता था। कल्याण सिंह तो एक कद्दावर और पारंपरिक राजनेता माने जाते थे,
लेकिन कहते हैं कि आते ही उन्होंने महामहिम या हिज एक्सीलेंसी जैसी परंपरा को बदलने की बात की थी। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम था? ये उनके व्यक्तित्व का एक दिलचस्प पहलू था। ये दिखाता है कि वो पद की गरिमा को समझते थे, लेकिन उसकी जो अनावश्यक औपचारिकता है उससे बचना चाहते थे। महामहिम की जगह माननीय शब्द का प्रयोग, ये एक तरह से लोगों से जुड़ने और पद को ज्यादा सुलभ बनाने की कोशिश थी। लेकिन उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी। आप उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान के इतिहास में एक रिकॉर्ड जैसा है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस स्थिरता का मतलब था कि राज्य सरकार और राजभवन के बीच एक भरोसे और एक कामकाजी रिश्ते को विकसित होने का पूरा समय मिला। सही बात है। लंबी अवधि की योजनाओं पर फोकस करना आसान हो गया और केंद्र की नीतियों को राज्य में लागू करने में एक निरंतरता आई, जो बार बार बदलते राज्यपालों के समय संभव ही नहीं था। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये कितना बड़ा अंतराल था? बहुत बड़ा। 1962 में राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे, सरदार गुरमुख निहाल सिंह, उनके बाद कल्याण सिंह दूसरे ऐसे राज्यपाल बने जिन्होंने बिना किसी रुकावट के पूरे 5 साल काम किया। मतलब 50 से भी ज्यादा सालों के बाद? जी, 50 से भी ज्यादा सालों के बाद ये संभव हुआ। इसलिए उनका कार्यकाल पूरा करना सिर्फ एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं, बल्कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता का एक मजबूत प्रतीक बन गया। तो कल्याण सिंह ने जहां राजभवन में एक राजनीतिक गंभीरता और स्थिरता स्थापित की, वहीं उनके बाद आए कलराज मिश्र। जी, उनका अंदाज तो कुछ अलग ही था। वो केंद्र में एमएसएमई मंत्री भी रहे थे। जी। तो उम्मीद थी कि वो शायद औद्योगिक विकास पर जोर देंगे, लेकिन उन्होंने तो संविधान संस्कृति को ही अपना मिशन बना लिया। ये काफी अनोखा था, है ना? बिल्कुल अनोखा। कलराज मिश्र ने 9 सितंबर 2019 को पद संभाला और उनका फोकस प्रशासन से ज्यादा वैचारिक था। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ वकीलों और नेताओं के लिए नहीं है। नई पीढ़ी को इसकी मूल्यों, इसके आदर्शों और सबसे जरूरी अपने मौलिक कर्तव्यों से जोड़ना होगा। ये सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि लोगों के व्यवहार में आए। और इसी सोच के तहत उन्होंने राजभवन के दरवाजे आम लोगों और कलाकारों के लिए भी खोले। जी हाँ, ताकि राजभवन सिर्फ एक सरकारी इमारत न रहे, एक जीवंत सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बने। लेकिन ये सिर्फ एक विचार नहीं था, उन्होंने इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम भी उठाए। और इसमें सबसे बड़ा कदम था संविधान पार्क का निर्माण। ये पहल तो वाकई अनोखी है, लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठता कि क्या राजभवन का काम एक सांस्कृतिक केंद्र बनना है, या फिर ये राज्यपाल की भूमिका का एक नया विस्तार है जो दिखाता है कि ये पद सिर्फ संवैधानिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये राज्यपाल की भूमिका के विकास को ही दिखाता है। कलराज मिश्र का संविधान पार्क बनवाना ये बताता है कि राज्यपाल राज्य का केवल संवैधानिक प्रमुख नहीं है, बल्कि संविधान का संरक्षक भी है। संविधान का संरक्षक? और संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को उसके प्रति जागरूक करना। जब आप उस पार्क में जाते हैं और बच्चों को, परिवारों को संविधान की यात्रा को इतने सरल तरीके से समझते देखते हैं, तब समझ आता है कि ये कितना दूरदर्शी कदम था। पार्क के अलावा और कौन सी पहल थी जो इस संविधान संस्कृति का हिस्सा बनी? दूसरी बड़ी पहल थी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों और सरकारी कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का पाठ अनिवार्य करना। अच्छा। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम था। इसका मकसद था कि डिग्री लेने वाला हर युवा, हर सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भी हमेशा याद रखे। इसी से जुड़ा एक और पहलू है राज्यपाल की भूमिका, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर के तौर पर। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। संवैधानिक रूप से राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं और उनकी सबसे बड़ी शक्ति है कुलपतियों यानी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करना, जो वो एक सर्च कमेटी की सिफारिश पर करते हैं। पिछले कुछ सालों में राज्यपालों ने इस भूमिका को बहुत गंभीरता से लिया है। किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं? उन्होंने दीक्षांत समारोह को समय पर करवाने, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और मूल्यों को शामिल करने और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये अधिकार सिर्फ राज्य के विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राज्य के राज्यपाल नहीं। तो एक राज्यपाल ने संवैधानिक मूल्यों को संस्कृति से जोड़ा।
इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नए राज्यपाल पर है। हरिभाऊ बागड़े जो 31 जुलाई 2024 को आए, उनका अनुभव तो विधानसभा अध्यक्ष का रहा है, तो उनका फोकस किन चीजों पर दिख रहा है? हरिभाऊ बागड़े, जिन्हें लोग प्यार से नाना भी कहते हैं, महाराष्ट्र के एक बहुत अनुभवी राजनेता हैं। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष रहने का उनका जो अनुभव है, वो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो विधायी प्रक्रियाओं, कानूनों और सदन की कार्यवाही की बारीकियों को बहुत गहराई से समझते हैं। उनके आने से क्या संकेत मिलते हैं? मतलब महाराष्ट्र से एक अनुभवी स्पीकर को राजस्थान भेजना, क्या ये केंद्र की तरफ से विधायी मामलों पर ज्यादा फोकस करने का इशारा है? ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। उनका अब तक का जो फोकस रहा है वो दो मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। एक तो राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करना और दूसरा जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाना। अच्छा। उनकी शुरुआती बैठकें इन्हीं मुद्दों पर रही हैं जो पिछले कुछ समय से राज्य में चर्चा का विषय भी रहे हैं। और क्या वो अपने पूर्ववर्तियों की अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पद संभालने के बाद संविधान पार्क का दौरा किया और उसे महत्व दिया। ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है कि अच्छी पहलों को निरंतरता दी जाए, भले ही उन्हें किसी और ने शुरू किया हो। चलिए, ये तो हुई हाल के राज्यपालों की बात। अब जरा उन संवैधानिक अनुच्छेदों पर नजर डालते हैं जो राज्यपाल के पद की नींव हैं। अक्सर लोग इन्हें एक लिस्ट की तरह याद करते हैं, लेकिन इनके पीछे एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 153 से, जो बस इतनी सी बात कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, मतलब एक पद का सृजन। लेकिन सिर्फ पद होने से क्या होता है? शक्ति कहाँ से आती है? वो आती है अनुच्छेद 154 से, जो कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी। यानी मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट जो भी काम करती है वो राज्यपाल के नाम पर ही करती है। और इस शक्तिशाली पद पर नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 156 उनके कार्यकाल के बारे में बताता है। सामान्यतः 5 साल, लेकिन असल में वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद पर रहते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं। जी। और शपथ, पद की गरिमा के लिए शपथ बहुत जरूरी है। उसका जिक्र अनुच्छेद 159 में है, जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और एक और बड़ी शक्ति है अनुच्छेद 161 में, क्षमादान की शक्ति। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक पद के बनने, उसे शक्ति मिलने, उसके नियुक्ति, कार्यकाल और कर्तव्यों की पूरी प्रक्रिया है। बहुत खूब। अब कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स और तथ्यों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों की दिलचस्पी का केंद्र होते हैं। सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल। जैसा हमने बात की, सबसे लंबा कार्यकाल पहले राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह का रहा, 1956 से 62 तक। और सबसे छोटा कार्यकाल रहा दरबारा सिंह का। ये एक दुखद कहानी है। वे सिर्फ 24 दिन ही पद पर रह पाईं और मई 1998 में उनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया। पद पर रहते हुए निधन होना? क्या वे ऐसा होने वाले अकेले राज्यपाल थे? नहीं, दरबारा सिंह पहले थे, लेकिन उनके बाद निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव का भी कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ। ये दिखाता है कि ये पद कितनी जिम्मेदारियों से भरा है। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। राजस्थान ने इसका सामना कितनी बार किया है? 4 बार। और हर बार के पीछे की कहानी अलग है। पहली बार 1967 में, जब राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे और चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। और दूसरी बार? सुना है उसका कारण केंद्र की राजनीति थी। हाँ, 1977 में, जब केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी यानी जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने कांग्रेस शासित कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और राजस्थान भी उनमें से एक था। उस समय वेदपाल त्यागी कार्यवाहक राज्यपाल थे। और बाकी 2 बार? तीसरी बार 1980 में, फिर से राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्यपाल रघुकुल तिलक के समय। और चौथी और अब तक की आखिरी बार 1992 में, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, जब देश में अशांति फैली थी। उस वक्त एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे और ये राष्ट्रपति शासन राजस्थान के इतिहास का सबसे लंबा भी था। इस पूरी यात्रा में महिला राज्यपालों का क्या योगदान रहा है? राजस्थान के राजभवन में 3 महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। सबसे पहले प्रतिभा पाटिल, 2004 से 07 तक, जो न सिर्फ राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी,
बल्कि यहीं से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उनके बाद आई प्रभा राव 2009 से 10 तक, जिनका कार्यकाल संक्षिप्त रहा और पद पर रहते हुए ही उनका दुखद निधन हो गया। और तीसरी थी मार्गरेट अल्वा 2012 से 14, जो प्रशासनिक सुधारों और महिला सशक्तिकरण पर अपने स्पष्ट विचारों के लिए जानी जाती थीं। चलिए आखिर में कुछ ऐसे सवाल जवाब करते हैं जो अक्सर मन में आते हैं। पहला, क्या राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक आम गलत फहमी है। न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति एक बहुत जटिल महाभियोग प्रक्रिया के बाद सिर्फ संसद और राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा सवाल, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स, जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है, ये क्या है? इनका जिक्र अनुच्छेद 163 में है। ये वो शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह के कर सकते हैं। जैसे जब चुनाव में किसी को बहुमत न मिले तो किसे मुख्यमंत्री बनाना है या किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजना है या नहीं, यहीं पर राज्यपाल के पद का असली परीक्षण होता है। और एक आखिरी सवाल, राज्य की आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड के बारे में बताइए। इसे आप राज्य का इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड समझ सकते हैं, जिसका कंट्रोल राज्यपाल के पास होता है। मान लीजिए अचानक बाढ़ आ जाए या कोई और आपदा हो और विधानसभा का सत्र बुलाकर बजट पास करने का समय न हो, तो राज्यपाल इस फंड से तुरंत पैसा जारी करने की अनुमति दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? 2014 के बाद का दौर राज्यपाल के पद के लिए एक बड़े बदलाव का दौर रहा है। कल्याण सिंह की स्थिरता से लेकर कलराज मिश्र के सांस्कृतिक नवाचारों तक ये पद अब केवल एक औपचारिक पद नहीं रहा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह है, लेकिन साथ ही ये अपने आप में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भी है। एक राज्यपाल अपनी दृष्टि और पहल से राज्य के प्रशासनिक और सांस्कृतिक संवाद को एक नई दिशा दे सकता है। ये पद उतना ही सक्रिय हो सकता है जितना उस पर बैठा व्यक्ति उसे बनाना चाहे। हमने राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में बढ़ती सक्रियता की बात की। इसी से जुड़ा एक विचार सभी के मन में छोड़ जाते हैं। शिक्षा के मंदिरों में यानी विश्वविद्यालयों में एक राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्ति का सर्वोच्च पद पर होना, क्या यह अकादमिक स्वतंत्रता के लिए सही है या फिर ये जरूरी है ताकि विश्वविद्यालय समाज और सरकार की जरूरतों से जुड़े रहें? इस व्यवस्था के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, सोचिएगा जरूर।